तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स के एक नई प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम लेकर आए हैं फिर दोबारा कर एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन के साथ उसके फैक्ट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं और जिससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है वेव से जुड़ा हुआ। कल भी हमने वेव से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कल वाली प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगातार एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़े टॉपिक भी क्लियर हमारे होने ज़रूरी हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है तो उसके साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक कमज़ोर ना रहे और उससे रिलेटेड लगभग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन्हें भी बताकर चलते हैं। तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के साथ हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। इस सेट का पहला क्वेश्चन है 1। फिलअप आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। ए. इंफ्रारेड वेव्स, बी. रेडियो वेव्स, सी. अल्ट्रावायलेट वेव्स जिन्हें बोलते हैं परावैंगनी किरणें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो क्या होगा हमारा इसका सही आंसर? तो चले जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इंफ्रारेड वेव्स हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी की हैं। जैसे इनके ये ऑप्शन होते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। जैसे पिछली बार ये वाले क्वेश्चन दिया गया, इसके कुछ ऑप्शन है, इनसे ही हमारे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी अगली सेट में, इसी सेट में जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इससे आने वाले क्वेश्चन भी होंगे। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ये 2022 वाले शिफ्ट 2 में ही पूछे गए थे। तो जानते हैं वेव्स के बारे में। इंफ्रारेड वेव्स ये हमारी यूज होती हैं रिमोट के अंदर, रिमोट के सेंसर में, जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेस। ये जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणों में हमारी अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, और जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये सूर्य से किरणें आती हैं, अलग अलग तरह की किरणें आती हैं। इनमें कई तरह की लाइट होती हैं, यूवी किरणें, विजिबल लाइट्स वगैरह वगैरह। तो पृथ्वी के चारों तरफ एक परत होती है, एक गैस की परत होती है। वह कौन सी परत होती है वो आप बताना। तो वहाँ से क्या होता है, अगर ये यूवी रेज आ रही हैं तो यहाँ से टकरा कर वापस निकल जाती हैं, और ये यूवी रेज हमारी स्किन के लिए काफ़ी ख़राब होती हैं। तो इसलिए जो है हमारी पृथ्वी की ये वाली लेयर है, एक गैस की लेयर है, जिस इसका नाम आप बताना क्या है ये। तो ये क्या करती है कि इन्हें जो वापस भेज देती है, जिससे हमारी स्किन जो है ख़राब नहीं होती। स्किन का ख़राब होने से मतलब है कि इन स्किन में ये इन्फेक्शन फैलाती है, जिससे कैंसर बन सकता है। अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट यूवी किरणें आ रही हैं तो उनसे कैंसर बनने का खतरा बना रहता। जो हमें पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणें से बचाती है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो सीधे फैक्ट से पूछा जाता। हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है जैसे कोई बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, उनको एक कम वेवलेंथ कर दी जाती है, जिनसे कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर पाती हैं। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि ज़्यादा दूरी तय कर पाती हैं। तो आपको बताओ कौन सा सही आंसर लगता है इसका। तो इंफ्रारेड वेव्स ये हमारा गलत होगा। अल्ट्रावायलेट रेस ये भी हमारा गलत हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये भी गलत होगा। रेडियो वेव्स हमारी ये होती हैं रेडियो वेव्स। जैसे सेटेलाइट है, ये हमारी कोई सेटेलाइट्स है, इससे कम्युनिकेशन के लिए जो हमारी यूज की जाती हैं वे की जाती हैं रेडियो वेव्स। पृथ्वी पर से कोई सिग्नल सीधे सेटेलाइट पर भेजे जाते हैं, फिर सेटेलाइट सीधे सिग्नल्स को पृथ्वी पर भेजती है। तो ये किसके माध्यम से भेजती है? ये रेडियो वेव्स के माध्यम से भेजती है। हमारे एफएम रेडियो में भी हमारी रेडियो वेव्स ही यूज होती हैं। ये क्वेश्चन एक ही पेपर से उठाए हुए हैं, कल के वाले भी और ये भी। लो वेब से हमारे एक ही सेट में 2 से 3 क्वेश्चन हैं। तो हमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उसके बारे में हमें थ्योरी तो इतनी नहीं, लेकिन जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं सभी फैक्ट्स का
पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सीधे फैक्ट से। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, when arsenic is added as an impurity to silicon, the resulting material is। जब सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप को आर्सेनिक में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमें ये पता होना चाहिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप कंडक्टर होता क्या है। तो जानते हैं पहले इसके बारे में। हमारे पास सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं इंट्रिंसिक, दूसरे वाले होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक। और इसमें भी हमारे एक्सट्रिंसिक में भी होते हैं हमारे दो तरह के, पी टाइप और एन टाइप। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि ये होते हैं प्योर कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर, यानी कि ये प्योर सिलिकॉन या एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे प्योर सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। जबकि ये पी टाइप और एन टाइप इनमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं जिससे कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ी जा सके। अब समझते हैं ये बनते कैसे हैं। पहला सेमीकंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमारा कोई सेमीकंडक्टर है उसमें हम इम्प्योरिटीज में पी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ जैसे इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो वो बन जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इसकी जगह हम किसी में इम्प्योरिटीज के तौर पर बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम या गैलियम जैसे इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो वो बन जाता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम इसमें से कोई सा एलिमेंट मिलाते हैं तो वो बनता है हमारा एन टाइप। तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे कोई फॉस्फोरस है किसी सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। इस तरीके से जो एल्युमिनियम है हमारा किसी सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो वो कौन सा वाला सेमीकंडक्टर बनेगा। पूछा जा सकता है पी टाइप में कौन सा सेमीकंडक्टर है, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, या इसमें से चार ऑप्शन दे देगा और एक इसमें से उठा लेगा और इनमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट मिलाकर कौन सा सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से आप उसको टिक कर सकते हैं। एक और बात, अगर हमसे ये पूछा जाए कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किस में पाई जाती है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हमारी पाई जाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। इसका क्या मतलब होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये फ्रीली मूव करता है जिससे ये इस सेमीकंडक्टर में आसानी से घूम सकता है। तो ये क्या करता है, करंट आसानी से कैरी करता है और ये करंट को फ्लो करता है। आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर वाले में। इसमें होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इससे क्या मतलब है, इसमें जो है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसमें एक सीट खाली होती है। जैसे कि 4 आदमियों के लिए सीट है, उसमें से जो है एक आदमी छोड़ कर चलेगा तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो बच्ची एक सीट खाली, इस खाली सीट को हम कहते हैं होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। तो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी किस में मिलाई जाती हैं, तो वो मिलाई जाती हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ऐसा भी पूछा जा सकता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी होती है, वो होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी होती है, वो होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अगर हम किसी में फॉस्फोरस इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी सेमीकंडक्टर में तो वो कौन सा बनता है, वो बनता है एन टाइप। अगर हम किसी में एल्यूमिनियम मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में वो बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारा क्वेश्चन था आर्सेनिक। अगर हमारा आर्सेनिक मिलाया जाता है तो हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है,
तो हमारा अर्सेनिक, अगर अर्सेनिक मिलाया जा रहा है तो हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोफोकल लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम। बायोफोकल लेंस का उपयोग से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। बायोफोकल से मतलब क्या है कि जिसमें दो फोकल लेंथ यूज हो रही हो। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मायोपिया, निकट दृष्टि दोष और हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, जिसके दोनों दोष पाए जाते हैं तो वो बायोफोकल लेंस का प्रयोग करता है। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन द चैनल विड्थ इन ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वी कंट्रोल बाय टू बैक बायस्ड एंड पीएन जंक्शन, बाय द लेंथ ऑफ सोर्स, बाय द लेंथ ऑफ द ड्रेन, बाय द लेंथ ऑफ बोथ सोर्स एंड ड्रेन। इसका सही आंसर क्या होगा? बाय द लेंथ ऑफ सोर्स, सोर्स की लेंथ के द्वारा, ये गलत। बाय द लेंथ ऑफ द ड्रेन, ड्रेन की लेंथ से, ये भी गलत। बाय द लेंथ ऑफ बोथ सोर्स एंड ड्रेन, यानी कि उसकी लेंथ और सोर्स ड्रेन से, ये भी गलत। तो ये किससे होगा? बाय टू बैक बायस्ड पी एन जंक्शन। ऐसा क्यों होगा? पहले हम पूरा ट्रांजिस्टर समझेंगे, फिर ट्रांजिस्टर के टाइप समझेंगे, और फिर उसमें करंट फ्लो होने का तरीका समझेंगे, तो तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारे ट्रांजिस्टर का टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले समझते हैं क्या चीज़ है, ये क्या बोलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता और साथ ही क्या करता, सर्किट को स्विच करने का काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला होता है NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ये वाला सेमीकंडक्टर है, जो N सेमीकंडक्टर है, ये बड़ा सेमीकंडक्टर होता है, और ये P वाला जो सेमीकंडक्टर है, ये P वाला सेमीकंडक्टर होता है छोटा। और इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है NPN ट्रांजिस्टर। इस तरीके से इसमें दोनों P वाले सेमीकंडक्टर बड़े होते हैं और N वाला छोटा होता है। तो यह हमारा इस तरीके से बनता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर। E, ये जो E वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम एमीटर, B वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेस, और C वाले पार्ट को बोलते हैं हम कलेक्टर। जो एमीटर होता, अब बात करते हैं एमीटर की। एमीटर का मतलब होता है एमिट करना। एमिट करना मतलब छोड़ना। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भेजता है, और इलेक्ट्रॉन जब ये भेजता है तो ये कहाँ जाते हैं? कलेक्टर पर। कलेक्टर क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाता है, अपने पास एब्जॉर्व करता रहता है। तो एमीटर से इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं और कलेक्टर कलेक्ट करता रहता है। ऐसा ही इसमें होता है। यहाँ पे एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। एमीटर इलेक्ट्रॉन भेजता है, कलेक्टर इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता रहता है लगातार। अब बात करते हैं इनके डायग्राम की। ये डायग्राम है NPN ट्रांजिस्टर का, और ये है PNP ट्रांजिस्टर का। ये जो निशान है, ये निशान जो बताता है हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। एक बार इसे क्लियर कर देते हैं। ये जो निशान है ये बताता है हमें करंट की डायरेक्शन। करंट बेस से एमीटर की तरफ बह रहा है, और इस PNP में एमीटर से बेस की तरफ बह रहा है। और यहाँ पे ये रहा करंट, ये करंट जा रहा है एमीटर से बेस की तरफ, इसमें जा रहा है बेस से ये एमीटर की तरफ। और जो है करंट सदा जो PN से N की तरफ इसी ट्रांजिस्टर में बहता है, यानी कि करंट P से N की तरफ जाएगा।
हमारा सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है किसी भी ट्रांजिस्टर में वो रहता है हमारा पी एंड एन सेमीकंडक्टर का, जिसकी पोजीशन चेंज कर कर हम दो तरह के अपने अलग अलग ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। इन द फॉलोइंग टेबल सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ बीजेटी एंड एफईटी मेंशन। क्या होता है इसमें, इसे भी देख लेते हैं। बीजेटी का नाम पूरा होता है बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे JFET भी बोल देते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी ट्रांजिस्टर है ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। हमारा ये पूछे जाए कंट्रोल करंट डिवाइस कौन सा है हमारा, बीजेटी या JFET, तो हमारा कौन सा होता है बीजेटी। ये एफईटी ट्रांजिस्टर हमारा क्या करता है, ये करता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल। इन बीजेटी बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इसमें माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए। इन एफईटी ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रेस्पॉन्सिबल। इसमें खाली क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। बीजेटी हैव लो इनपुट इम्पीडेंस पाया जाता है बीजेटी में, और हाई इनपुट इम्पीडेंस पाया जाता है एफईटी में। बीजेटी बायोपोलर डिवाइस होता है जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। एफईटी इज यूनिपोलर डिवाइस, एफईटी यूनिपोलर डिवाइस होता है। बीजेटी रिक्वायर्स लार्ज चिप एरिया ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, यानी बीजेटी को फैब्रिकेशन के लिए तो हमें लार्ज एरिया चाहिए, चिप एरिया, जिस पे हम इसको लगा सकें अलग अलग जगह पर। तो हमारी वो चिप कैसी होनी चाहिए, बड़ी। एफईटी रिक्वायर स्मॉल चिप एरिया ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, इसे स्मॉल चिप एरिया की ज़रूरत होती है। इट इज़ टू टाइप्स एनपी एंड पीएनपी। बीजेटी के बारे में पढ़ गए हैं हम इन वाले ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो टू टाइप्स एन चैनल एफईटी एंड पी चैनल एफईटी। एक हमारा एन चैनल एफईटी होता है एंड एक पी चैनल एफईटी होता है। तो ये हमारे किसके होते हैं, एफईटी के। स्विचिंग स्पीड इज स्लोअर इन बीजेटी। बीजेटी में स्विचिंग स्पीड कम होती है जबकि स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है एफईटी में। हमारा ये पूछा जाए कि किस ट्रांजिस्टर में, एफईटी या बीजेटी में, किस में स्पीड ज़्यादा होती है स्विचिंग की, तो होती है एफईटी में। बीजेटी क्या है कि ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इनमें हुन की आवाज़ ज़्यादा पाई जाती है। एफईटी लेस नॉइस करते हैं। बीजेटी मोर सस्पेक्टिबल टू रेडिएशन, ये रेडिएशन के लिए मोर सस्पेक्टिबल होते हैं, ये कम होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी लेस इस, ये जो हैं थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। एफईटी मोर थर्मल स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं थर्मल के लिए, तो ये थोड़े कम गर्म होते हैं। और एफईटी पावर को कम कंज्यूम करते हैं जबकि बीजेटी पावर को कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर जो हमारा पूछा गया है। बायोपोलर ट्रांजिस्टर, एनपीएन बायोपोलर ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन बेस रीजन। एनपीएन बायोपोलर ट्रांजिस्टर के लिए आधार क्षेत्र में करंट की मुख्य धारा क्या है, ड्रिफ्ट होल, इसका कोई मतलब नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ होल्स, होल्स का डिफ्यूज होना, ये भी गलत है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा ये भी गलत। हमारा सही आंसर होगा डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन, तो ये क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकलकर बेस पर ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मतलब बेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सीधे कहाँ पर मिल जाते हैं, बेस पर। बेस क्या होता है, बीच वाला एरिया जो है पी, इसमें जो है एन सेमीकंडक्टर बड़ा है, इसमें एन सेमीकंडक्टर बड़ा है, और पी होता है हमारा बेस। यहाँ होता है एमीटर और यहाँ होता है कलेक्टर। तो यहाँ से क्या होता है कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर बेस पर डिफ्यूज होते रहते हैं। तो हमारा सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, इस वाली टेबल से हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। इसमें सीधा इनके बारे में पूछा जाता है, एफईटी बीजेटी की प्रॉपर्टी से इनके फैक्ट्स पूछ लिया जाता है, यानी कि कौन थर्मल स्टेबल है, बीजेटी या एफईटी, तो कौन सा होगा। या फिर पूछ लिया जाता है बीजेटी बीजेटी और एफईटी में कौन सा ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है, यानी कि नॉइज़ करता है, वो करता है हमारा बीजेटी। बीजेटी ट्रांजिस्टर हमारा जनरेट करता है मोर नॉइज़। तो इस वाली टेबल के जो है ये वाले फैक्ट जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
Identify the feature of MS Word which provide the option of either increasing the size of letter और hashtags। MS Word उन विशेषताओं को पहचान करें जो किसी अक्षर या पाठ के आधार पर बढ़ाने के विकल्प को सिद्ध करती हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिजिक्स में भी कंप्यूटर आता है तो इस वजह से तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी एक फिजिक्स का ही हिस्सा। तो इसमें पूछ रहा है कि उन विशेषताओं को पहचान करें जो किसी अक्षर या पाठ के आधार पर बढ़ाने के विकल्प को सिद्ध करती है, यानी कि किसी अक्षर को बड़ा या छोटा करने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा टूल यूज किया जाता है। तो पहला है फुटनोट। फुटनोट है तो आंसर नहीं होगा। फुटनोट ऐसा होता है जैसे कोई पेपर है, पेपर पर नीचे कोई ना कुछ लिखा रहता है, किसी के साइन वगैरह वगैरह, उसे ही बोलते हैं हम फुटनोट। टैब स्टॉप। टैब स्टॉप का कोई काम नहीं है। टैब स्टॉप का क्या होता है कि एक ये टैब है, हमारा स्क्रीन पर कुछ खुला हुआ है, आपने उस पर बंद कर दिया या खोल दिया तो टैब स्टॉप इस तरीके से काम करता है कंप्यूटर की पे। ड्रॉप कैप, हमारा ये आंसर सही होगा क्योंकि ये है ड्रॉप कैप, कैपिटल लेटर से जुड़ा हुआ, तो हमारा आंसर यही है अक्षरों को बड़ा छोटा करने में मदद करता है। मॉड्यूलेशन इज ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ द अबव। हमें इसमें मॉड्यूलेशन से पूछा गया है तो हमें ये बताना है कि इसमें मॉड्यूलेशन के कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसी सेट में कम से कम मॉड्यूलेशन के हमने पाया कि 2 से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, इन तीनों में कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें तीनों के तीनों आंसर सही होंगे क्योंकि ये भी मॉड्यूलेशन का पार्ट है, ये भी मॉड्यूलेशन का पार्ट है, और पल्स मॉड्यूलेशन ये भी मॉड्यूलेशन का पार्ट है। ये मॉड्यूलेशन के तीनों टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हमें थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम है, यूनिक्स, जावा, ओरेकल, MS ऑफिस। तो कौन सा सही आंसर, MS ऑफिस तो होगा नहीं, ये ऑफिस से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह आते हैं जैसे एक्सेल। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल, ओरेकल एक DBMS सिस्टम है डेटा मैनेजमेंट के लिए, जिसे बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये है DBMS सॉफ्टवेयर है ओरेकल, तो ये आंसर सही है। जावा, जावा एक लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आती है। अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो आराम से वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकते हैं। यूनिक्स, यूनिक्स जो है एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी फिर कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फिजिक्स में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नंबर सिस्टम इन रेफरेंस ऑफ टू कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के संदर्भ में एक संख्या प्रणाली नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या पेंटा नंबर सिस्टम। तो क्या है इसका सही जवाब, बाइनरी सिस्टम। 0-1 की फॉर्म में पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इसी बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर उसमें कंप्यूटर में रन कर रहा है तो वो 0-1 की फॉर्म में ही रन करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव प्रणाली, और ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि 0 से 7 डिजिट, और डेसिमल नंबर सिस्टम हो गए हमारे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि 10 नंबर हैं। और पेंटा नंबर सिस्टम, पेंटा नंबर सिस्टम जैसे होते हैं 0 से 7, तो हमारा इसका गलत जवाब होगा पेंटा नंबर सिस्टम। तो हमारा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ये वाली चीज़ हमारी कंप्यूटर में यूज होती हैं। लेकिन ये पेंटा नंबर सिस्टम, इसे याद रखना कि ये हमारा कंप्यूटर में यूज नहीं होता है, ये इसका हमारा कहीं भी कंप्यूटर में प्रयोग नहीं किया जाता। यह है हमारा पेंटा नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल गेट, इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है। तो इसका कुछ नहीं है, इसमें बस सीधा याद रखना है फैक्ट के तौर पर कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है कौन सा नहीं होता। तो और ये वाला गलत, और कोई यूनिवर्सल गेट नहीं है। एंड गेट भी यूनिवर्सल गेट नहीं है। नन ऑफ द होगा नहीं, तो हमारा कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट कैसा होता है, हमारा यूनिवर्सल गेट। हमारे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, अगर हमारा पूछा जाए यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन कौन से, नैंड गेट और नोर गेट हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, जबकि बेसिक गेट होते हैं हमारे एंड और नोट।
एंड और नोट हमारे आते हैं बेसिक गेट के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इस वाली टेबल को भी याद रखो। इसी से कम से कम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इंफॉर्मेशन ऑनटू ए कैरियर वेव इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। किसी वाहक तरंग पर सूचना को सुपर इम्पोज की क्रिया कहलाती है। यानी कि कोई हमारी वेव है और इस पर हमने किसी इंफॉर्मेशन को इम्पोज कर दिया तो वो क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है वेव को ट्रांसमिशन करना। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संचार, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से आपस में परस्पर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कोई कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है उसको ज़्यादा करना। लेकिन मॉड्यूलेशन का मतलब है पहला कि कोई ज़्यादा वेवलेंथ वाली वेव है तो उसे मॉड्यूलेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है और वेवलेंथ घटाई जाती है, और इसी वेवलेंथ पर, इसी फ्रीक्वेंसी पर हम कोई इन्फॉर्मेशन इम्पोज कर देते हैं तो वही हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। जैसे कि 98.5 रेड एफएम होता है हमारा, इस वाली फ्रीक्वेंसी पर हमारी जो एफएम से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इम्पोज होती रहती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। आज के सेट में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के ये 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे कल के सेट में जो कि हमारे मॉड्यूलेशन से जुड़े हुए हैं। इस वाले सेट में देखा गया है कि 3 से 4 या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सीधे मॉड्यूलेशन से पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक और टॉपिक से जुड़े हुए फैक्ट हमें कितने क्लियर होने चाहिए, तो हमें इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता। तो बाकी के क्वेश्चन करते हैं हम कल के प्रैक्टिस सेट में।